तो आइए देखते हैं टॉप 400 एमसीक्यूज जो कि होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मटेरियल से, एमटीपी से और पास्ट ईयर्स पेपर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आई बेट मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। चलिए, पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉर्मेटिव है, इंटरडिसिप्लिनरी है, प्रैग्मेटिक है। तो तीनों है, तो ऑप्शन डी, वन का डी। दो का देखिए, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से कौन सा इकोनॉमिक डील करता है? तो टू का बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अंडर विच सिस्टम फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज। फ्रीडम ऑफ चॉइस किस में होता है? कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, किस में होता है? कैपिटलिज्म, प्राइवेट में होता है, प्राइवेट मार्केट जहां होती है। फोर, टैक्सेशन इन्वॉल्व्स विच एस्पेक्ट ऑफ द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। टैक्सेशन, इंसिडेंस, फेयरनेस, इंसेंटिव टू वर्क, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो फोर का होगा आपका बी, फेयरनेस। टैक्सेशन कैसे मिली? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में फेयर होनी चाहिए। सपोज वी आर ड्राइंग अ सप्लाई कर्व ऑफ ए फार्मर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्ड कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट होना चाहिए फार्मर के का जो सप्लाई कर्व अगर हम बना रहे हैं? तो प्राइस ऑफ इनपुट्स, वेदर कंडीशन, टेक्नोलॉजी, द प्राइस ऑफ कमोडिटी अंडर कंसीडरेशन। तो 5 का जो होगा वो हो जाएगा डी, प्राइस ऑफ कमोडिटी अंडर कंसीडरेशन। इसको जो है उसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट थोड़े रहेंगे। 6, a fall in price of commodity where everything else is held constant is referred as। करके जब प्राइस फॉल करता है कमोडिटी का और बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो 6 का जो होगा वो हो जाएगा ए, इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड, जिसमें क्या होता है कि प्राइस फॉल करता है और सारी चीजें कांस्टेंट होती है। तो प्राइस फॉल या फिर इंक्रीज करती है तो उससे कहते हैं इंक्रीज या डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पे प्राइस जो है फॉल हो रही है, यानी कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, 6 7 किधर गया? हाँ, फॉर गिवन गुड्स इंगल कर्व इज कैसा होगा गिवन गुड्स के लिए? तो 7 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, निगेटिव हो जाएगा स्लोप। गिवन गुड्स निगेटिव होता है। अ थ्योरी इज, थ्योरी क्या है? एन अजम्पशन, हाइपोथेसिस, अ वैलिड हाइपोथेसिस, नन ऑफ दिस। तो 8 का जो हो जाएगा 8 का हो जाएगा सी, अ वैलिड हाइपोथेसिस, वैलिडेटेड हाइपोथेसिस, 8 का सी। 9 में ये, द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स जब होता है डिमांड कर्व पे और उसमें हम कोएफिशिएंट निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का, तो उसे क्या कहते हैं? आर्क इलास्टिसिटी। आगे आइए, व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अच्छा, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी काउजेज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना हुआ है डिमांड कर्व, ठीक है। अगर हम उसका प्राइस बढ़ा देते हैं कमोडिटी का तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो खर्चा होता है कंज्यूमर का वो कैसा होगा? तो 11th का हो जाएगा सी, खर्चा कम हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आगे आइए, कौन सा था? 10 का क्या होगा? रिमेन अनचेंज्ड, सॉरी ये होगा आपका रिमेन अनचेंज्ड। बोल रहा है कि व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है तो कुछ तो उससे फर्क पड़ता नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है ऐसे। तो उस केस में क्या होगा? टोटल एक्सपेंस जो है वो रिमेन अनचेंज्ड रहेंगे। 10 का ए। 11th में ये, अ मूवमेंट अलोंग अ कर्व रेदर देन शिफ्ट, शिफ्टिंग नहीं हो रहा है तो उसको किस चीज से मेजर करेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी से, इनकम इलास्टिसिटी से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या डिमांड से? तो देखिए, इसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग हो रहा है, तो शिफ्टिंग जो होता है डिमांड में भी होता है, सप्लाई में भी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इनोवेट, 12th का सी। 13 देखिए, हाउ डू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बिहेव्स व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगिंस टू ऑपरेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो स्टार्ट होता है? तो उस टाइम पे क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट? तो वो होता है इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, राइट, एज एन इंक्रीजिंग रेट, यानी कि पहली फेज की बात कर रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगिंस टू ऑपरेट
राइज एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाला था। 13 का डी। आइए 14, इन द शॉर्ट रन लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म एट द ऑप्टिमम विल बी, मिनिमम टोटल करके इन द शॉर्ट रन लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म एट द ऑप्टिमम विल बी, मिनिमम टोटल क्या है, मिनिमाइजिंग टोटल लॉसेस, मतलब कब शॉर्ट रन में फर्म जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे होगा, जब हम टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर देंगे। अच्छा आगे देखते हैं, मैक्सिमाइजिंग टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, आइदर मैक्सिमाइजिंग टोटल प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग, हाँ सी मार दीजिए 14 का सी। ये चाहे तो आप टोटल प्रॉफिट कम कर दीजिए, टोटल प्रॉफिट जो है वो ऊपर कर दीजिए या फिर लॉस नीचे कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, आप एक मार्जिन पे रहेंगे, अच्छे मार्जिन पे। अभी 15 देखिए, बोथ फैक्टर्स प्राइस क्वांटिटी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तब इसे क्या कहते हैं, दोनों है, प्राइस भी वहीं पे जा रहा है और क्या है, क्वांटिटी भी, दोनों ही सेम ही सेक्टर में जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। आगे आइए, इफ द मोनोपोली इनकर लॉसेस इन द शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन, अगर शॉर्ट रन में उसका लॉस हो रहा है तो लॉन्ग रन में क्या होगा, तो क्या आप इस चीज को बता सकते हैं, देखिए कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में रह सकता है या फिर जा भी सकता है, ब्रेक इवन भी हो सकता है, तो डी 16 का डी। 17 क्या बोला है कि अ कार्टेल विच इज मार्केट शेयरिंग विल रीच द मोनोपोली सिचुएशन, किस सिचुएशन में मोनोपोली पे जाएगा, एक कार्टेल ऑलवेज नहीं, हमेशा तो नहीं होगा जब उसके पास होमोजेनियस गुड्स होगा, ऑलवेज डिफरेंशिएटेड नहीं, कभी कभी जो है ये पॉसिबल है कि कार्टेल जो है वो मोनोपोली को रीच कर जाएगा, कोई भी कभी कभी होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि हमेशा ही जो है वो आप मोनोपोली को प्राप्त ही कर लेंगे, मोनोपोली मतलब सिंगल पावर। 18 द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, कब, जब क्लोजर सब्स्टिट्यूट होगा, लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग होगा, मतलब आसानी से सामान को एक दूसरे के साथ स्विच करते रहेंगे, इनकन्वीनियंट कम होगा, तो डी ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे केसेस में आप जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। 18 का डी। 19 इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाइज टू किस में, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन या ए और बी दोनों में, तो 19 का जो होगा वो होगा ए, इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो लॉन्ग रन में होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो डिमिनिशिंग रिटर्न में ऐसा होता है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। 19 का। 20 का देखिए, आइसोकोंट को ऑल के और क्या नाम से कहते हैं, तो आइसोकोंट को अगला नाम जो है वो है आइसो प्रोडक्ट कर, बिल्कुल प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर, हाँ तो सारा है 20 का डी। किस में ये, हु डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन फंक्शन एट द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट can be produced and the input required to make that output, क्या बोल रहा है कि who describe the production function as a relationship between maximum amount of output can be produced and the input required to make, मतलब कौन ये इसको बोला था, तो इसको जो बोले थे उनका नाम है सैमुएल्सन, रिलेशन सैमुएल्सन, हो गया 21। 22 में ये द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड विद, किससे क्लोजली रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्ट वाला, तो 22 का जो होगा वो हो जाएगा डी, इकोनॉमिक कॉस्ट से रिलेटेड है। व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमाइज्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, अगर एवरेज कॉस्ट मैक्सिमम पे है, एवरेज कॉस्ट मैक्सिमम पे है तो एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है तो मार्जिनल प्रोडक्ट किस पे होगा, तो 23 का जो होगा वो हो जाएगा सी, इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, एमपी एपी दोनों इक्वल होंगे। टाइम एलिमेंट इन मार्केट वाज कंसीडर्ड बाय, किसने टाइम एलिमेंट दिया है, 24 का हो जाएगा आपका ए, अल्फ्रेड मार्शल ने टाइम एलिमेंट दिया है। 25 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट और एनी अदर प्रोडक्ट इज, कैसा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोनोपोलिस्ट में, इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, तो 25 का हो जाएगा डी, कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, वेरी स्मॉल हो सकता है, तो ए और बी। डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट, ये बात पूछ रहा था, तो 25 का डी। 26 में ये इन अ मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, फर्म फेस परफेक्टिव इलास्टिक डिमांड, डज नॉट फेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या होता है, तो 26 का जो होगा वो होगा आपका बी, डज नॉट फेस परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड थोड़े इसमें होता है, वो तो होता है परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी प्रॉफिटेबल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट विल बी डिफरेंट होनी चाहिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग आप करेंगे तभी तो आपका जो है वो प्राइस डिफर करेगा, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मार्केट में आपको अलग अलग प्राइस रखना पड़ेगा, ठीक है, तो 27 का ए। 28 में आइए, सप्लाई शेड्यूल इन अ प्योरली कम्पिटिटिव फॉर्म, देखिए कम्पिटिटिव फॉर्म की बात कर रहा है,
इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय, किससे हम डिटरमाइन करते हैं सप्लाई कर्व को? तो क्या ऑप्शन, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, किससे डिटरमाइन करते हैं? प्योरली कंपटीटिव फर्म की बात कर रहा है तो 28 का हो जाएगा सी, मार्जिनल कॉस्ट से ही हमेशा डिटरमाइन करते हैं। द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज प्रेडिक्टेड बाय, टर्निंग पॉइंट किससे प्रेडिक्ट किया, लीडिंग, लैगिंग या कोइंसिडेंट? तो 29 का हो जाएगा आपका दिया है ऑप्शन डी, सारे से होता है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि पीछे आगे। टर्निंग हो सकता है कि वो एक्सपांशन, एक्सपेंड कर रहा है अचानक से बंद होकर, या फिर बंद था और स्टार्ट हो रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो डी, 29 का डी। 30 में ये फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू, किसके कारण से होता है? एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है, इसलिए इकोनॉमिक में भी या फ्लक्चुएशन आता है बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसा इलास्टिसिटी होता है? अगर दो जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो 31 का आपका हो जाएगा डी, इनफाइनाइट होता है, जितना चाहे उतना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वेरिएबल दैट चेंजेस आफ्टर, आफ्टर यानी कि आफ्टर आउटपुट, आफ्टर यानी लैगिंग, 32 का बी। 33 modern business activities are based on the anticipation of business community and are affected by waves of optimism and pessimism। ये दोनों याद रखिए, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म। तो इसने लिखा, ये कौन किया, मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है आपका पीगो, पीगो और क्या इसको ऑप्टिम, ओ और यहाँ पे भी ओ शुरू में दोनों का आ रहा है, तो ऑप्टिमिज्म, पीगो। आगे आइए 34 बिजनेस whose fortunes are closely linked टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं साइक्लिकल। बिजनेस व्हिच फॉर्च्यून्स आर क्लोजली लिंक्ड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे कनेक्टेड है तो साइक्लिकल है। 34 का ए। 35 में आइए, कह कि द कंसेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी इन मार्केट इज एक्सप्लेन इन विच ऑफ द मार्केट, किसमें प्राइस रिजिडिटी होती है? ओलिगोपोली में होती है। 35 का सी। 36 में ये ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड क्या, इंटीग्रेशन को। 36 का सी। 37 यस, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, किसने बोला है ये? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन द डिमांड, ये बोले हैं जेबी से क्रिएट्स, या फिर हाँ जो भी समझिए वैसे, मतलब शॉर्ट जेबी से क्रिएट, दोनों मैच कर जा रहा है, या ये भी देखिए से और सप्लाई एस। चलिए अकॉर्डिंग टू हिग्स एनालिसिस द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू, किस कारण से? तो 38 का ये सिंपल क्वेश्चन है, 38 का बी, इसके कारण से जो है डाउन जाता है, इनकम सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए 38 के बाद 39, 39 क्या है? राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस, बिल्कुल कंज्यूमर सरप्लस जो है इससे कम हो जाता है। अब प्राइस बढ़ा देगा तो हमें तो कम ही लाभ उससे मिल पाएगा ना, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस। 40 देखिए, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तब क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, सोचिए, तो दोनों जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो कुछ भी हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व फॉर द टू गुड्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल, बिल्कुल हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व हैज कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल, तो ए एंड बी। 40 का डी। चलिए 41 में आते हैं, बिहेवियर ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ सप्लाई? फेनोमेनन कंसीडर, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट इन सप्लाई, टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो 41 का डी ऑल ऑफ दी अबव, सब पे डिपेंड। व्हाट आर द मेन अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, क्या है मेन अजम्पशन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए? देखिए, relationship between input and output exists for a specific period of time. Okay, there is a given state of the art in production technology. Input consideration included in a particular function output resulting from their utilization at the maximum level, या फिर D all of the above। तो 42 का क्या हो जाएगा? D all of the above। 43 a rational producer will always produce in which stage of law variable proportion, किस स्टेज में? तो 43 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा B, स्टेज 2 में, जहां पे ग्रोथ हो रहा होगा। 44 राइजिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू, किस कारण से जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो राइज करता रहता है? तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है स्पेशलाइजेशन के कारण। वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट को क्या कहते हैं? डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी, इसको क्या कहते हैं? तो 45 का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बनता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बचेगा। 46 इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट इज, द प्राइस इलास्टिसिटी
फॉर डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट, मतलब मोनोपोलिस्ट के जो प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड है वो कैसा होता है, मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है। तो 46 का आपका हो जाएगा ए, लोअर देन 1। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट क्या है, टाइम, टाइट डिमांड, सारे हैं। 47 का डी। चलिए 48, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, क्यों कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण से होता है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है तो क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड होता है, यानी कि ये दोनों तो नहीं आने वाले, यानी डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेज। कौन सा ऑप्शन होगा, तो 48 का जो है, 48 का इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स से कॉन्ट्रैक्शन डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहा है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन इज द डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, किसके कारण से कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यस। अभी क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके कारण प्राइस बढ़ जाता है तो आपका डिमांड जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये ऑप्शन बी, ये सी नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पूछ रहा है, इंक्रीज इन डिमांड नहीं पूछ रहा है, जिसमें प्राइस इंपैक्ट होता है। अब देखिए फुल कैपेसिटी यूटिलाइज इन विच मार्केट कंडीशन, किस मार्केट कंडीशन में पूरा यूटिलाइजेशन आता है, तो 49 का आपका हो जाएगा सिंपली ए, परफेक्ट कंपटीशन। 50 करके इफ एन इंक्रीजिंग रेलवे फेयर इंक्रीज रेवेन्यू एंड डिक्रीजिंग देन डिक्रीज रेवेन्यू, कह रहा है कि एक रेलवे है वो इंक्रीज कर देता है रेवेन्यू, इंक्रीजिंग रेलवे इंक्रीजेज रेवेन्यू एंड डिक्रीजिंग रेलवे डिक्रीजेज रेवेन्यू, देन द डिमांड फॉर रेलवे है जो प्राइस इलास्टिसिटी, इसका कैसा है, डिमांड जब बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट जा रहा है डिमांड बढ़ जा रहा है, मतलब रेवेन्यू बढ़ जा रहा है जब इसका रेलवे इंक्रीज कर दे रहा है, ऐसा है। इफ इंक्रीजिंग रेलवे फेयर इंक्रीज, जब फेयर इंक्रीज कर दे रहे हैं रेवेन्यू इंक्रीज कर जा रहा है, फेयर डिक्रीज कर दे तो रेवेन्यू डिक्रीज कर जा रहा है, तो ये कैसा इसमें इलास्टिसिटी है, इसका कैसा डिमांड है, तो 50 का जो है वो हो जाएगा आपका सी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी 1 और 0 के बीच में। 51 देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही कौन सा है, इन अ टू गुड इकोनॉमी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर्स रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी, सही की बात पूछ रहा है ना, माइक्रो इकोनॉमी एज ए होल तो माक्रो करता है, पॉजिटिव फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो 51 का जो हो जाएगा ए। क्या बोला है कि दो इकोनॉमी में द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द गिवन अमाउंट ऑफ द अदर गुड इज प्रोड्यूस्ड, तो ये सारे जो थे वो गलत थे तीनों, और जो सही था ये दोनों गलत थे, बी और सी, सही था वो 1 था। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग ऑन हॉलीडे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या नहीं है इसमें से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब फॉरगोन कॉस्ट, ठीक है। तो 52 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मनी वे स्पेंट ऑन फूड, ये जो है आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जब आप हॉलीडे पे रहते हैं। आ गया ये, अब ये सब तो अब हॉलीडे पे हैं तो ये सब थोड़े हो, ये थोड़े आप बियर करेंगे, जिसको आप छोड़े हैं वो था मनी स्पेंट ऑन फूड। नाउ नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस क्या, नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर में कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है और क्या आता है इसमें, तो 53 का हो जाएगा सी, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब देखिए नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ द कॉफी इज, राम हमेशा जो है वो उसको पिएगा ही पिएगा, ठीक है, तो भाई ये इन इलास्टिक हो गया ना। 54 का 54 का क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज राम ऑलवेज स्पेंड अ टोटल एग्जैक्टली 100 ही देगा, अगर बढ़ेगा भी तो भी घटेगा भी तो ये यूनिटरी हो जाएगा, सॉरी रिमेन कांस्टेंट नहीं है, उतना ही दे रहा है, तो ये हो जाएगा डी, ये ए नहीं होगा, ये डी हो जाएगा। 55 में आइए, क्या बोल रहा है कि आफ्टर रीचिंग द सेचुरेशन पॉइंट, यानी दूसरे पॉइंट के लास्ट वाला, कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी काउजेज क्या करता है, टोटल यूटिलिटी टू फुल एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू बिकम नेगेटिव, 55 का सी, ऐसा ही होता है। 56 में द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम इनटू बीइंग व्हेन, कब आता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है तब व्हेन देयर इज ए फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, दो फैक्टर्स होते हैं हमें पता है, सारे फिक्स थोड़े थे, सारे फिक्स तो वो जो हो गया लॉन्ग रन वाला हो जाएगा, सारे फिक्स में, ठीक है। आगे आइए, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इलास्टिक, इलास्टिक है क्यों,
क्योंकि इसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, या नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स है। तो 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, क्योंकि इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेज हैं। 58 में आइए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स किस में। तो 58 का हो जाएगा बी, प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई किस में, अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द प्राइस। प्राइस के चेंजेस पे ही डिग्री मापेंगे कि कितना हमारा सप्लाई जो है वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो प्राइस के कारण। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स की बात कर रहा था। 59 का अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो बी लिखा है वो गलत है। कैसे, करके टोटल फिक्स को कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन the production is stopped in the short run but they exist in the long run when the production is not stopped। बताइए, इसमें एक चीज तो सही लिखा कि TFC continue to exist when the production is stopped, ठीक है, but they exist in the long run even when the production is not stopped। अब ये जो है वो गलत है, फर्स्ट वाला, सेकंड सही। तो वही पूछ रहा था कि गलत कौन सा, बाकी सारे सही। 59 50 60 में है ये 60। प्राइस टेकिंग फर्म इज, प्राइस टेकिंग की बात कर रहा है, मेकिंग नहीं। तो फॉर ए प्राइस टेकिंग फर्म क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू एंड प्राइस इज इंटरमीडिएट। तो 60 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, कि एम आर इज इक्वल टू पी। समझ गए। चलिए 61 में आइए, अब इधर बीसी के से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है, एट्रीब्यूट है, एल्टुरिज्म नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक में आता है। रेशनैलिटी, सेंटिमेंटल, इमोशनल रीजन। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन सा आता है, सेंटिमेंटल वैल्यू क्रिएशन। 61 का सी, 61 का सी हो गया क्या, दे आर ड्राइवन बाय सेंट, नहीं नहीं, ये तो फिर ए हो जाएगा ना, ये तो ए हो जाएगा, फिर सी नहीं होगा आपका। आपका हो जाएगा दे आर ड्राइवन बाय रेशनैलिटी। रेशनैलिटी मतलब प्रॉफिट, प्रोफिशिएंसी, दिमाग लगाकर। दिमाग हम पैसे में ही लगाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा था। तो ये जो तीनों फीचर है, एल्ट्रुइज्म, रेशनलिज्म और सेंटिमेंटल, प्लस क्या है, एल्टुरिज्म, सेंटिमेंटल और इमोशनल, ये तीनों जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। लेकिन रेशनैलिटी जो है, रेशनैलिटी ये आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी प्रॉफिट के लिए। चलिए 62, 62 का क्या है कि एक स्मार्ट स्टॉक्स गुड, क्या है, एक स्मार्ट स्टॉक्स goods from various sellers in its huge store and charges money to advertise sell specific products। what can Xmart be termed as, करें कि उसे क्या कहेंगे आप, कि एक जो है बहुत सेलर से क्या करता है, गुड्स लेता है, ठीक है। Xmart stocks goods from various sellers in huge store and charges money to advertise, और बाद में वो जो है वो पैसा लेता है उसका, तो उसको आप क्या कहेंगे। तो 62 का आपका हो जाएगा डी, इंटरमीडियरी है, क्योंकि सामान ले रहा है वो खुद के बिहाफ पे सब कुछ करवा रहा है, तो उसे इंटरमीडियरी ही कहेंगे। Which limited company has business in hotel, FMCG and ITC। किसका है, विप्रो, ITC, बजाज या इंफोसाइज। तो 63 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी, ITC। 64 का देखिए, फॉर ए बिजनेस इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी शैल बी मोस्ट डिटर्मिनेंटल इफ, कब मोस्ट डिटर्मिनेंटल होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब खर्चा, जब ये मॉडरेट होगा ना। सी, 64 का सी, एक्सट्रीमली लो। इन्फ्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिसी शैल बी मोस्ट फॉर बिजनेस। इन्फ्लेशन वही तो खर्चे की बात कर रहा है ना। आगे देखते हैं, लो होता है ना, लो या मॉडरेट। चलिए MRTP एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा जो है वो MRTP जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था। 65 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 65 का सी, कंपटीशन एक्ट 2002। आगे ये रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड्स विद चेंज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड प्राइस गिविंग, प्राइस सेंसिटिव, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सी, 66 का सी। चलिए 67, परपेचुअल सक्सेशन बेनिफिट इज इंजॉयड बाय HUF कंपनी LLP। किस में होता है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी में होता है। बी 67 का, और इसमें भी तो होगा LLP में भी, LLP भी तो ऑप्शन है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओह डी, 67 का डी। 68, environmental scanning only helps to get a sense of market and landscape। basis this statement select the correct option। इस पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग ओनली हेल्प्स टू गेट अ सेंस ऑफ मार्केट एंड लैंडस्केप। ये पूरा आपको सॉल्यूशन नहीं दे देता है, ये सिर्फ सेंस देता है, ठीक है। तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए,
कह रहा है कि ये जो ऊपर लिखी गई बातें हैं वो फॉल्स है, एज इट हेल्प्स इन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसमें भी हेल्प करता है, इट इज ओनली आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, नहीं एज इट आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बोला कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन यही है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज नॉट ओनली, सिर्फ इसमें हेल्प नहीं करता टू गेट सेंस ऑफ मार्केट बट आल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है, 68 का ए। 69, 69 का क्या है, 69 का बोला कि आइडेंटिफाई द स्विस ट्रांजिशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी, तो वो तो नेस्ले है, नेस्ले गुड फूड गुड लाइफ। चलिए आरबीआई से भी एंड आईआरडीआई आर विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, कैसा है, से भी रेगुलेटरी है, ये भी रेगुलेटरी है, ये भी रेगुलेटरी है। बी 70 का बी। 70 का नबार्ड्स रीफाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू ऑल द बिलो एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे अवेलेबल रहता है, एक को छोड़कर, कौन सा है जिसे छोड़ता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल कमर्शियल, प्राइवेट सेक्टर बैंक, किसको जो है वो छोड़ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग। रीफाइनेंसिंग अवेलेबल टू ऑल, इसमें सभी का जो है वो रीफाइनेंसिंग इसमें अवेलेबल है, लेकिन एक को छोड़कर, तो 71 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर, वो स्टेट जो है, रीजनल है, कमर्शियल, ये सारे को जो है इंक्लूड करता है। आगे आइए, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गणपत अगरबत्ती शोड दैट रिवेन्यू वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, मतलब वो कहाँ पे है, क्या वो इक्विलिब्रियम पे है या ब्रेक इवन पॉइंट पे है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट की बात करता, ठीक, तो इक्विलिब्रियम की केस होता है, और रिवेन्यू की बात करता है तो वहां पे केस होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। ठीक है, तो किस पे है, तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कि वो है ब्रेक इवन पॉइंट पे। कॉस्ट की तो बात ही नहीं की, एक्सपेंडिचर रिवेन्यू की बात करें। आगे आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 200 है मैक्सिमम, 73 का बी। 74 इन्वायरमेंटल एनालिसिस किस चीज में हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटी ऑप्टिमल रिस्पॉन्स, टर्निंग थ्रेड्स, ये सारी चीजों में हेल्प करता है, तो डी, 74 का डी। 75 इट्स द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी कौन सी नहीं है, वॉलमार्ट, डॉक्टर रेड्डीज फॉरेन नहीं है, इंडियन है, 75 का ए। 76 प्राइवेटाइजेशन में नॉट बी कंसेप्टुलाइज इन फॉर्म ऑफ डेजिकेशन, इसका जो फॉर्म नहीं है, डाइवेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन डेजिकेशन नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेबी का फंक्शन, क्वासी फिजिकल, क्वासी फिजिकल जो है नहीं है, फिजिकल नहीं आता है। एल ई जी लेजिस्लेटिव, इसी से एल से लेजिस्लेचर, ई से एग्जीक्यूटिव, जी से जुडिशियरी, समझ लीजिए खत्म, ये फिजिकल नहीं आता। एडीआर अमेरिकन डिपोजिटरी रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट एलएलपी, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, करेक्ट इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी, ये वाली जो है वो गलत लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, लेबर, कॉर्पोरेट, कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कौन सा जो है वो इंटरनल नहीं है। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट, तो क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंटरनल है, नहीं, तो 80 का जो हो जाएगा वो होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ ऑर्गेनाइजेशन तो है ही ना, सी कस्टमर हमारा इंटरनल नहीं है, सॉरी विच नॉट इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करता, मैं माइक्रो पे चला गया, तो इंटरनल में जो नहीं है वो है कस्टमर। ठीक है, कस्टमर हमारा इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में माइक्रो लेवल पे आता है कस्टमर, 80 का सी। चलिए आगे आइए 81, तो 81 में क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको वो ऑन करती है, तो ए बी सी डी इन तीनों में से, तो 81 का क्या हो जाएगा आंसर, 81 का हो जाएगा बी, जीआईएल लिमिटेड को ये लोग जो है ऑन करते हैं। फॉरेन ब्रांड्स वेयर वेलकम्ड इन इंडिया एंड वेयर आल्सो अलाउड टू यूज देयर फॉरेन ब्रांड नेम, उनको अलाउ कर दिया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन। विच द फ्लोइंग डज यूज ऑफ फॉरेन ब्रांड नेम रिलेट टू, कह रहा है कि फॉरेन नेम ब्रांड जो ये काम किया गया सरकार के द्वारा कि हाँ आप आइए यहाँ पे ब्रांड नेम यूज कीजिए, वो किस चीज के अंतर्गत आएगा, तो 82 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लिबरलाइजेशन, जैसे कि मैं बात किया था पहले। चलिए अंडर विच सेक्शन आईआरडीआई एक्ट कैन आईआरडीआई फंक्शन एंड इम्पार्ट इट्स ड्यूटी, किसके अंतर्गत वो ऐसा कर सकता है, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सेक्शन 14 ऑफ आईआरडीएआई। A company is said to be undergo किस में, एक्विजिशन, मर्जर, लिक्विडेशन, when its assets are sold piecemeal rather than one single operating activity, सब कुछ सेल कर दिया गया हो तो किसके अंदर में आ जाएगा, लिक्विडेशन, खत्म हो गया, सब कुछ बिक गया तो फिर क्या। मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेटिंग, ह्यूमन बिहेवियर, इट्स ऑल टुगेदर डिराइव बीसी के, क्या कि बीसी के भास्ट है कि एक्सपांडिंग है कि इक्लेक्टिक है कि वेग है, तो 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि ये इक्लेक्टिक है, इक्लेक्टिक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत कुछ जो है पॉलिसी फॉलो करता है, बिहेवियर को देखता है। ठीक है, आगे आइए, गेन फॉर वन इज लॉस फॉर समवन, हाँ कोई जरूरी नहीं कि एक के लिए जो, तो इसका जो फीचर है वो कौन सा जो है वो
बताता है फॉलोइंग में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वो है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंज होना, फार रीचिंग पॉइंट, मल्टीफेसेटेड, या इट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक तो होंगे नहीं, तो फार रीचिंग पॉइंट और मल्टीफेसेटेड में से जो होगा वो होगा सी, मल्टीफेसेटेड है। मल्टीफेसेटेड, एक के लिए फेस में लॉस, दूसरे तरफ के चेहरे में के लिए प्रॉफिट, तो मल्टीफेसेटेड है, एक के लिए प्रॉफिट दूसरे के लिए लॉस। 87 बैंक ऑफ मदुरा was acquired by which of these, कौन सा जो बैंक ऑफ मदुरा को एक्वायर्ड किया था, 87 का जो आंसर होगा वो होगा ए, आईसीआईसीआई बैंक। 88 में जी पॉलिसी कंटेक्स्ट हैज ए कोर मोटिव बिहाइंड इट, विच इज, कौन सा वेलफेयर है, कह रहे कि पॉलिसी कंटेक्स्ट हैज ए कोर मोटिव बिहाइंड इट, विच इज इकोनॉमिक वेलफेयर, जीडीपी ग्रोथ, होलिस्टिक डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर, किसके अंतर्गत पॉलिसी कंटेक्स्ट हैज ए कोर मोटिव बिहाइंड इट, तो 88 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत ऐसी बात की जाती है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, आरबीआई का फंक्शन है प्रमोटिंग बैंकिंग, कलेक्टिंग ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डेटा, ओके देख लेते हैं। कलेक्टिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, नहीं डेटा कलेक्शन करने इसका काम नहीं है, पहले ही देख लेते हैं, लेकिन और भी देख लेते हैं। सी में क्या है, बैंकर टू द ये तो है, फंडिंग नाबार्ड ये है, ये यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो गलत, तो बी आंसर होगा। 90 हाईएस्ट प्राइस दैट द बायर इज विलिंग टू पे, बायर सामने वाला आस्क ऑफर नहीं, सामने वाले की बात कर रहा है, बायर की, जैसे सेलर जो है वो हाईएस्ट पॉइंट जितना वो देना चाहता है, लोवेस्ट पॉइंट जितना वो करना चाहता है उसके आस्क या ऑफर कहते हैं, लेकिन जो बायर हाईएस्ट देने के लिए तैयार होता है उसे कहते हैं हम बिड। ओके, स्टेक होल्डर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द बिलो एक्सेप्ट, कौन सा है जो है वो स्टेक होल्डर्स नहीं है, पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स, कंपिटिटर्स, क्या ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कंपिटिटर्स, 91 का सी नहीं। आगे, द कॉर्पोरेट प्रेशर टू इंक्रीज and improve diversity in the country's workforce in the area of study for the consumer business affecting which element of environment, किस environment के अंतर्गत में आएगा, क्या की बात कर रहा है, कॉर्पोरेट इंक्रीज करने की बात कर रहा है, डाइवर्सिटी इन कंट्री मेंटेन करने की बात कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर बिजनेस की बात कर रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो 92 का हो जाएगा आपका ए, डेमोग्राफी के अंदर ये चीजें आती है, कॉर्पोरेट प्रेशर, पॉपुलेशन, वर्कफोर्स एरिया, ये देखिए ये सारा किसमें, डेमोग्राफी। Specific areas where government supports business to enhance development and increase employment are called SEZ. Specific क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन, कौन सा होगा, तो 93 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफाइड नहीं स्पेशल। जीएसटी इज ए फॉर्म ऑफ, क्या है, पॉलिसी है, ठीक है, इंक्लूसिव पॉलिसी है, कैसा है, तो 94 का हो जाएगा सी, पॉलिसी रिफॉर्म है, ठीक है, जीएसटी। Which of the following does SEBI does not cater? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर, इंटरमीडिएट, सिक्योरिटी इशूइंग कंपनी, किसको नहीं वो जो है इंक्लूड की, इन्वेस्टर को इंक्लूड कर दी है बिल्कुल, इंटरमीडियरी को भी और सिक्योरिटी इशूइंग कंपनी को, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड नहीं करती, तो 95 का ए। 96 टोकन मनी पेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशंस, पहले ही दे दिए तो उसको क्या कहते हैं, ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट, डी में है क्या, ऑनेस्ट, डी 96 का डी। 97 which of the following not a part of BCK lexicon, 24 into 7 है, ठीक है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, Y to Z, तो 97 का जो होगा ये, Y to Z नहीं है बिजनेस का पार्ट। बियर्स, बियर्स कैसे होते हैं, बियर्स का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ेगा, यानी कि वो ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, नहीं बुल्स सोचते हैं ना, बियर्स तो होते हैं वो पेसिमिस्टिक सोचते हैं, डी 98 का डी। जो बुल्स होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन ये पेसिमिस्टिक होते हैं, प्राइस कम सोचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है इसका, प्राइवेटाइजेशन का पार्ट, क्योंकि डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट और डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, तो 99 का सी। 100 में ये इन द फर्स्ट 4 डिकेड्स पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर फ्यूलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर क्रिएटेड, ठीक है, दीज इंस्टीट्यूशंस वेयर कॉल्ड, कौन क्या कहा गया इनको, कमर्शियल बैंक कहा गया होगा। 100 का क्या हो जाएगा, सॉरी रुकिए, फर्स्ट 4 डिकेड्स, ठीक है, पहले 40 साल में, फ्यूलिंग फॉर फ्यूलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर क्रिएटेड, यानी कि वो लोग थे डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक होंगे ना, क्योंकि उनको जो है वो पर्पसफुली फाइनेंशियली उनको जो है बनाया गया था, क्रिएट किया गया स्पेशली, ठीक है, किसी खास पर्पस के लिए, तो वो लोग है डेवलपमेंट बैंक। 100 के बी, चलिए 101 क्वेश्चन में ये
तो 101 क्या है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और सुनिए, नेचर एंड आर अफेक्टेड बाई, करके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते कैसे हैं और अफेक्ट किसके द्वारा होते हैं, तो सिंगल फैक्टर के द्वारा नहीं, सेवरल फोर्सेस के द्वारा। हाँ, यानी कि वन का जो है वो आंसर होनी चाहिए ए। होते कॉम्प्लेक्स भी हैं और बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो वन का ए। आगे आइए टू का, क्या है, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन, किस पे, माइंड इन्वायरमेंट डिसीजन। किस पे डिपेंड करेगा, सर्वाइवल और सक्सेस। तो सर्वाइवल और सक्सेस जो है वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में सी, डिसीजन पे। आप डिसीजन कैसा लेता है इस चीज पे जो है वो डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर माइक्रो इकोनॉमिक्स, कोई कंट्रोल नहीं होता है, हैज नो कंट्रोल। तीसरा का, चौथा, इन प्लान्ड इकोनॉमी ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय, प्लान्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, कमांड इकोनॉमी की बात कर रहा है। कौन लेते हैं डिसीजंस, गवर्नमेंट, वर्कर्स, कंज्यूमर्स, वोटर्स, कौन लेंगे। तो 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भाई प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड यानी कि सरकारी, तो उसमें कौन लेगा, गवर्नमेंट, पढ़े थे। सोशल इकोनॉमी की बात कर रहा है। द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट इज सेल्फ इंटरेस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंपटीशन, स्पेशलाइजेशन। रेगुलेटरी जो है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है यानी कि प्राइवेट में, उसमें क्या है रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो 5 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा कंपटीशन है, रेगुलेशन उसी के द्वारा हम करते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, कंपटीशन। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, यानी कि सरकार भी उसमें होती है, कुछ प्राइवेट लोग भी होते हैं और बिजनेस कर रहे होते हैं। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सारी बातें जो है वो सभी लिखा गया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों पे डिपेंड करता है, मार्केट पे भी और रिसोर्सेज भी चाहिए, बिल्कुल। कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों आ गया, तो डी 6 का। 7 का देखिए, आफ्टर रीचिंग द सेचुरेशन पॉइंट कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी काउच। सेचुरेशन पॉइंट पे पड़ गए, पहुंच गया, ठीक है, ऐसे पहुंचते हैं सेचुरेशन पॉइंट पे। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, तो उससे होगा ये कि हमारा टोटल यूटिलिटी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होने लगेगी, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वर्क, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट works to encourage consumer to purchase more product when the price of the product is falling, because क्यों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वर्क्स टू इंकरेज करती है कंज्यूमर को टू परचेज मोर प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इज फॉलिंग, करेक्ट, उसका प्राइस अगर फॉल कर रहा है उसको ज्यादा खरीदो, क्यों। तो 8 का जो मेन रीजन है वो है द प्रोडक्ट इज लो, द प्रोडक्ट इन लो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव, ना वो बहुत कम एक्सपेंसिव है, इसलिए आप जो है उसको खरीदें आराम से। यही बात है, बोला गया कि द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क्स टू encourage a consumer to purchase more product खरीदो when the price of that product is falling, क्यों, क्योंकि वो कम खर्चीला होगा, तभी तो उसको खरीदने के लिए कहा जा रहा है। आगे आइए, which of the following statement is correct, कौन सा जो है फॉलोइंग में से वो करेक्ट है। तो ए हम पढ़ते हैं तो ए ही पता चलता है कि करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। जिसमें लिखा गया है कि when the slope of demand curve is zero, जब जीरो हो जाता है तो डिमांड कर्व हो जाता है इनफाइनाइटली इनइलास्टिक, एंड when the slope infinite elasticity 0। 10 में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम्ड विल कंट्रीब्यूट द मोस्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पहली बार जब आप खाते हैं तो वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स डिमिनिशेस ओवर टाइम, ये भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो है डी। 10 का डी। 11, द लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है। 11th का जो होगा आपका हो जाएगा बी। ये कहता है कि बियॉन्ड सम पॉइंट एडिशनल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जब आप कंज्यूम करते हैं तो वो कम सेटिस्फैक्ट्री होती है। आगे, मार्शल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड है, किसका, मार्शल का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, तो वो बेस्ड है आपका हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज पे। डिमांड कैसा होता है, आर द फोर्सेज दैट मेक मार्केट इकोनॉमीज कर देता है। डिमांड एंड क्या, कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि मार्केट इकोनॉमीज को काम करने के लिए इनेबल कर देती है। तो 13 का जो होगा वो हो जाएगा, और भी ऑप्शन है क्या,
सप्लाई, यस 13 का सी, सप्लाई से ही तो सब कुछ होता है। क्या लिखा था इसमें कि डिमांड एंड सप्लाई दो फोर्सेस हैं जो कि इकोनॉमीज में को बढ़ावा करते हैं। 14 कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 14 का भी कॉम्प्लीमेंट्री है ना, हाँ बिल्कुल। कह रहे कि लेट स्लोप ऑफ सप्लाई कर भी 0.6, स्लोप ऑफ सप्लाई कर भी 0.6, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द इनिशियल प्राइस इज एट द रेट 30 पर यूनिट एंड एडिशनल इज 100। तो इसमें चेंजेस कर करके जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 में जो है उसका आंसर जो है वो आपका आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। ठीक है, आगे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट टर्म क्वाइंड बाय करके, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने लाया, ड्यूसेनबर्ग लाए थे। 16 का बी, नाम भी देखिए, डी से ड्यूसेनबर्ग और डी से डेमोन्स्ट्रेशन। 16 का बी। 17 का देखिए क्या बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डिमांड कर्व इज वर्टिकल व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। हाँ ये तो सही बात है, ऐसा हो जाता है डिमांड कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग है, मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इसमें कहाँ से आ गया भाई। तो वही नीचे ऑप्शन दिया कि ए आर दोनों सही है, नहीं नहीं दोनों कैसे सही, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, इसका क्या लेना देना डिमांड कर्व से। ठीक है, आगे आते हैं, ये दोनों से फिर दोनों से नहीं, लिखा हुआ है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हाँ ये सही है, 17 का सी, ये तो सही है, लेकिन जस्ट दोबारा है जो बी ये सही है, जो आर में अब लिखा है ये चीज़ गलत है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। 17 का हो गया। अब आइए 18 में, तो 18 किधर गया, ओह, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, घट जाएगा। रेड्यूसेस 18 का ए। 19 पीछे भी हम पढ़ा थे, थोड़ा सा रिपीट हो गया। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और सी इज डिराइविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड्स, तो वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे 19 का ए। मैक्सिमम पॉसिबल, क्या बोला, मैक्सिमम या मैक्सिमम पॉसिबल दोनों है, बात है पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। ओहो, इसमें तो मैक्सिमम पॉसिबल होनी चाहिए ना। देखिए अब क्या बोला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब उसे मिल रहा हो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन, जो कि सेटिस्फैक्शन पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं, पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। तो सी जो है इसका एक्चुअल आंसर होगा 19 का सी। आगे ये 20 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आई जो इंडिफरेंस कर्व के बारे में कौन सी बातें जो है, आईसीसीज आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, आईसीसीज कैन नेवर बी पैरेलल टू ईच अदर, ओके, ट्रू की बात कर रहा है, सही की आगे आते हैं। आईसीसीज में नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो है ये ट्रू है ना, तो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो 20 का जो है वो आंसर होगा वो में नॉट इंटरसेक्ट, ये तो इंटरसेक्ट करता है ना, दो इंडिफरेंस कर्व। आगे देखिए, टू आईसीज में भी पैरेलल टू ईच अदर, क्या है ऊपर भी तो था ना कि नेवर बी पैरेलल टू आईसीज आर ऑलवेज, ऑलवेज और नेवर बोल दिया। ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हमेशा जो है पैरेलल हो, हमेशा पैरेलल ना ही हो। ठीक है, लेकिन मे बी पैरेलल टू ईच अदर ये होना चाहिए, डी, सी नहीं डी होनी चाहिए। मे बी पैरेलल, ये पैरेलल हो सकते हैं, और नॉट इंटरसेक्ट दे तो ये लोग तो इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये चीजें गलत लिखा है, तो डी, 20 का डी। चलिए 21, क्योंकि द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ, ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू एम इवन। तो कौन सा जो है वो इसमें से सही है। ठीक, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल की बात करें तो 21 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। आगे है कंसीडर द फॉलोइंग, वही जो है दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस। क्या यहाँ पे प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। 22 का जो होगा वो हो जाएगा ए, बिल्कुल होता है। हम देख रहे हैं कि दोनों सही है। क्यों सही है दोनों, क्योंकि देखिए पहला जो था उसमें क्या है, उसमें ये है कि लिखा है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस, बिल्कुल ये तो सही बात है, ये तो हमेशा सही होगा। तो दूसरा जो था आर कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कंज्यूमर सरप्लस, तो ये बात भी सही है, तो ए
एंड आर दोनों सही, आर आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो 22 का जो है वो हो जाएगा ए। 23 सब्स्टिट्यूट क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा सब्स्टिट्यूट के लिए, 23 का है। 24 में आइए, 24 में द ओल्डेस्ट अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ डिमांड इज कार्डिनल और डिनल या टोटल। तो 24 का जो है वो हो जाएगा बी, कार्डिनल अप्रोच ओल्डेस्ट। रिटर्न टू ए फैक्टर रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ चेंजेज इन किस चीज में, रिटर्न टू ए फैक्टर only one factor only, variable, various factors separately, all the inputs simultaneously, या D none of these। तो 25 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा A, वन फैक्टर ओनली। रिटर्न टू में वन फैक्टर ही बनता है सिर्फ फिक्स सारे लोग में। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेड टू बी सुपीरियर, फैक्टर प्रोडक्शन सुपीरियर कहा जाएगा इफ इट्स एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी इज कैसा, एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी कैसा होगा, जब हम कहेंगे कि हमारा जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो सुपीरियर है, तो हम उसके लिए हमारा एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो 26 का हो जाएगा सी, एक्सेस एक्सिड्स यूनिटरी, यूनिटरी से ज्यादा होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट के रिगार्डिंग कौन सा जो है वो सही है। तो 27 का जो हो जाएगा, इनमें से तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, डी में देखिए 1 2 3, देखिए तीनों ऑप्शन दिया हुआ है कि 1 2 3 डी में तीनों बातें सही लिखी गई है। एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग ईच लेवल, बिल्कुल इट इज लीस्ट कॉस्ट होता है, ठीक है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन द एनवेलोप ऑफ एसएससी, हाँ, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज यूज्ड। तो ऑप्शन जो है 1 2 3 डी सही है। 27 का जो है वो डी ही होनी चाहिए। 28 विच द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ओनली अप्लाइज इन द केस वेयर, कब अप्लाई होता है, सिर्फ एक केस में डिमिनिशिंग रिटर्न, जब एक कम से कम फिक्स्ड फैक्टर हो और बाकी वेरिएबल फैक्टर। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लेन व्हाई द, क्या एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। तो 29 का जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सी, ये लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप का होता है। आप पढ़ेंगे इकोनॉमी डिस इकोनॉमीज, ऐसे ही तो उसमें फिगर बना हुआ था, ठीक है। तो 29 का सी। आइए 30 प्रोडक्शन फंक्शन, ये लिखा हुआ है एग्जिबिट्स, क्या ये एग्जिबिट कर रहा है तो आप खुद देखिए, लेबर भी है, कैपिटल भी है, लेबर 1/2, कैपिटल 2/3, तो ये क्या एग्जिबिट कर रहा है, कैसा रिटर्न हमें मिल रहा है। तो 30 का जो होगा वो हो जाएगा ए, इंक्रीजिंग रिटर्न हमें मिल रहा है, देख रहे हैं साफ पता चला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट, स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट लाइन कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर, चेंज इन टोटल आउटले कोस्ट, किन किन कारणों से ऐसा होता है। तो 31 का जो हो जाएगा आपका आंसर, तो 31 का हो जाएगा सी, एक और दो दोनों की वजह से ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमीज यानी कि प्रोफिशिएंसी बढ़ना, तो कौन सा है जो इंटरनल नहीं है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर मार्केटिंग इकोनॉमीज। तो 32 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बहुत दूर की चीज है भाई, हमारे इंटरनली नहीं आती। 33 का क्या है कि आइसो कोंट वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, आइसो एंड कोंट, वर्ड मीन इक्वल, ठीक है, वेयर आइसो मीन्स इक्वल, तो क्वांट मीन्स क्या होता है। तो 33 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्वांट की यानी कि आउटपुट की बात करते हैं, क्वांट मतलब क्वांटिटी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट कर्व नॉट इन यू शेप्ड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, 34 का सी। 35 गिवन है 2000 टोटल कॉस्ट है, हाउ मच इज द टोटल फैक्टर कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट क्यू इज इक्वल टू 2000, ऐसा है, तो उसमें कितना आएगा, तो आप फाइंड करके बना लेंगे। टोटल कॉस्ट जो होता है बता देता हूँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा, और उसी की जगह पे आप एक किसी को एक्स या फिर क्यू का क्यू छोड़कर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 35 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2000, ठीक है। आगे आइए, मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ मोनोपोली फर्म इज लेस देन द प्राइस बिकॉज, करके मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ मोनोपोली कब कम होता है, ठीक है, कम क्यों होता है, तो कम इसलिए होता है कि डिमांड जो है वो निगेटिव हो जाता है। आगे कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें बताइए कि कौन सा जो है वो ये जो स्टेटमेंट लिखा है सही है। एल्दो मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइसेस ही हाइक्स बट डज नॉट चार्ज हायर प्राइस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, से ज्यादा नहीं चार्ज करता। हायर प्राइस मींस फॉर इन टोटल रिवेन्यू, ये तो दूसरा तो गलत है, प्राइस ज्यादा रखेंगे तो हमारा रिवेन्यू कम होगा क्या, नहीं, तो दूसरा जो है वो गलत है, पहला जो है सही है। तो 37 का जो होगा आंसर वो होगा ए, कि पहला सही है
एंड दूसरा क्या है, हायर प्राइस मीन्स फॉल इन टोटल रिवेन्यू, वहाँ प्राइस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो रिवेन्यू थोड़े होगा उधर। यहाँ पे आपको एज ए बायर सोचिए, अगर प्राइस बढ़ा हुआ हो तब ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो रिवेन्यू सामने वाले का कम ही हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा रखेगा तो। लेकिन 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 ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आप कहेंगे कि नहीं भी तो गलत बोला, देखिए क्या बात कर रहा है यहाँ पे, बात कर रहा है यहाँ पे प्राइस की। अब प्राइस और रेवेन्यू के ऊपर भी हमने देखा क्या लिखा है कि मोनोपोलिस्ट जो है कैन चार्ज, कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, बट डज नॉट चार्ज इक्विलिब्रियम से ज्यादा वो लोग चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। वही पे बात किया कि हायर प्राइस आप रख रहे हैं मतलब का रिवेन्यू कम होगा, तो दोनों सही एक्सप्लेनेशन है। अब दूसरा जो है वो और सही से एक्सप्लेन कर दे रहा है, ठीक है। आगे आइए 38 में। 38, द शेयर ऑफ द टैक्स बोर्न बाय द सेलर विल बी लार्जर। कब लार्ज होगा शेयर ऑफ टैक्स बोर्न बाय सेलर, तो 38 का हो जाएगा सी, जब डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट है हायर इलास्टिसिटी, ज्यादा हायर इलास्टिसिटी हो जाएगा तो शेयर ऑफ टैक्स बोर्न बाय द सेलर वो भी हायर होगा, ज्यादा टैक्स होगा। ऑप्टिमिस्टिक इंडिकेट्स कैसा, ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री जो है वो कैसा होता है। 39 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ये होता है मैं प्रोड्यूस आइदर स्टैंडर्डाइज और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। 40 में देखिए, व्हेन टोटल रिवेन्यू इज इंक्रीजिंग, जब टोटल रिवेन्यू जो है, टोटल रिवेन्यू ये इंक्रीज कर रहा हो तो बाकी चीजों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव होता रहेगा, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। द टोटल रिवेन्यू अलोंग विद द टोटल कॉस्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन, करके टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट, इससे क्या पता चलता है हमें, इससे हमें पता चलता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, ठीक है। 41 का ए। आगे इन इकोनॉमिक्स वी आर कंसर्न विद, किस चीज से हम लोग एक्सचेंज है, वैल्यू एंड एक्सचेंज, दोनों से हम लोग जो कंसर्न है। 42 का सी, क्या, इन इकोनॉमिक्स वी आर कंसर्न विद बोथ वैल्यू इन यूज एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू ना इकोनॉमिक्स में, ओहो, एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड इन, किसमें एक्सचेंज वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं, तो 43 का जो होगा वो हो जाएगा सी। उस मार्केट में जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज रहती है वहां पे तो एक्सचेंज होगा, हर कहीं पे थोड़ा हो जाएगा। इन इकोनॉमी जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट इज मेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, सभी के बेस पे। फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज नॉट एनफ टू मेक गुड इवन द, क्या, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज बेटर फॉर, कब शट डाउन कर देना चाहिए, जब वो वेरिएबल कॉस्ट को भी मीट ना कर पा रहा हो। डी, ठीक है, तो 45 का डी। 46 करके प्राइस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसेस दियर, प्राइस ऑफ गुड्स क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सचेंज वैल्यू या फिर वैल्यू इन यूज, तो 46 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दोनों वैल्यू इन यूज एक्सचेंज वैल्यू दोनों। 47, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, व्हेन द डिमांड इंक्रीजेज एंड सप्लाई डिक्रीजेज, इसका मतलब क्या है, तो 47 जो है जहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई घट जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि द इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो जाएगा इक्विलिब्रियम के केस में, एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट द चेंजेज इन द इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे लेकिन इतना पता है कि प्राइस जो है वो राइज हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस किस केस में, परफेक्ट कंपटीशन, डी। 48 का डी। 49 क्या कर रहा है, 49, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म इज इक्वल टू, किसके इक्वल में होता है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल में होता है। 49 का, 49 का क्या है, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट दैट इज एबव द एवरेज कॉस्ट, हाँ हाँ एबव द एवरेज कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट इसमें लिख दिया था, सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात होगा तो यहाँ पे ए, ये बी में। चलिए, जो टोटल डिमांड जो है वो इतना दिया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन का, मार्केट सप्लाई दिया हुआ है इतना, अब मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब होगा, तो जब आप इक्वेशन की तरह बना देंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 का जो आंसर आ रहा है वो हो रहा है डी, कि P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 6। इफ द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी हैज नेगेटिव स्लोप देन द मार्केट स्ट्रक्चर मस्ट बी, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर उसका जो है वो डिमांड का नेगेटिव स्लोप है, तो 51 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, द मार्केट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। अब भाई निगेटिव है तो उससे हमको क्या लेना देना, पता ही नहीं चला किस मार्केट की बात कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, किसके पास डिफरेंशिएटेड है, हैमबर्गर, शर्ट, ऑटोमोबाइल, डिफरेंशिएटेड कौन है, हैमबर्गर उसी से है, शर्ट उसी से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल, यानी कि 42 का जो आंसर होना चाहिए 52 का वो होनी चाहिए, 52 का डी। सारे अलग अलग है, हैमबर्गर अलग है, टी शर्ट अलग है, ऑटोमोबाइल अलग है, सारे डिफरेंशिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल का जो बिजनेस साइकिल, मनी सप्लाई, टेक्निकल सप्लाई, फिजिकल फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट, कौन सा जो वो इंटरनल नहीं है, तो 53 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, टेक्निकल का शॉक्स जो है कि एक्सटर्नल है। 54 पीक इज द
लास्ट अर्लियर कैसा है, लेटर है 54 का, लेटर स्टेज होता है 54 का। ये 55 क्विकली देखते हैं। डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, अलग अलग ही होता है, ठीक है। तो 55 का भी जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। रिपरकजन्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स गेट क्या, सिमल्टेनियसली, अल्टरनेटिवली, वन बाय वन, फेल्ट ऑन नियरली इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कैसा होता है रिपरकजन ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिमल्टेनियसली, एक ही साथ होता है ना, इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ ही होता है। चलिए, निकोलस कैल्डोर प्रोपाउंडेड, हु प्रोपाउंडेड, निकोलस कैल्डोर। तो निकोलस कैल्डोर जो है वो प्रोपाउंड किया गया कौन सा थ्योरी, कॉब डगलस कॉब, कौन सा थ्योरी जो है वो निकोलस कैल्डोर जो है प्रोपाउंड किया था। 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कोवेब थ्योरी। 58, 58 क्या करेंगे, ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल द अपोजिट ऑफ द पीक इज, पीक का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीक का अपोजिट ट्रू हो जाएगा, डी 58 का। चलिए 59, डिक्रीज इन द इनपुट डिमांड, डिमांड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो उससे होगा ये कि इनपुट प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। डिमांड जब कम हो जा रहा है, डिक्रीज इन इनपुट का डिमांड जो है वो कम है, यानी कि सप्लाई, मैन्युफैक्चरर कम इनपुट मांग रहा है, तो इनपुट का प्राइस जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल से रिलेटेड, कौन सी बातें जो है वो सही है। तो 60 का जो है वो सारी बातें सही है, 60 का डी, ठीक है, कि बिजनेस साइकिल एक कंट्री में होता है दूसरे कंट्री तक चला जाता है, एक इंटरनेशनल है एक जगह नहीं रहता, कंसिक्वेंसेज अलग अलग प्रकार के हैं, तो डी। 61, अब बीसी कैसे आ गया, यूजुअली इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं यानी प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है रेशनैलिटी से चलती है, एल्ट्रुइज्म, इमोशंस और हो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए रेशनैलिटी भी है प्रॉफिटेबिलिटी भी है, तो 61 का क्या मारिएगा, आपको रेशनैलिटी मारना पड़ेगा, रैशनल है, प्रॉफिटेबिलिटी भी मार सकते थे, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी भी दे दिया तो सुपीरियर होगा वो रेशनैलिटी होगा, 61 का सी। 62, अंडरस्टैंडिंग बाइंग पैटर्न्स आर अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, किस बिजनेस इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बाइंग पैटर्न को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो 62 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कस्टमर्स, कस्टमर को ही हम स्टडी करेंगे ना कि कैसा हमारा खरीदना है, कैसा। आइडेंटिफाई द ग्लोबल कंपनी विच स्टार्टेड इन इंडिया, इंडियन ऑपरेशन इन 1921 इन कोलकाता, कौन सी कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो 63 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, अमेरिकन एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के लिए इंसेंटिव क्या है, एक्सचेंज रेट मॉडरेट होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट स्टेबल होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट फॉलिंग होनी चाहिए। तो इन सारों में से क्या होनी चाहिए, तो 64 का डी, एक्सचेंज रेट अगर कम रहेगा, कम उनको खर्चा लगेगा एक्सचेंज करने में, तो आराम से एक्सचेंज हो जाएगा। अब देखिए 65, coexistence of large and small enterprise in harmony is major objective of which of the institution, small enterprises है और हार्मोनी में रह रहा है, तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सीसीआई में ऐसा होता है कंपटीशन एक्ट वाले में आ गया ये। कीपिंग एक्सट्रीमली लो प्राइसेस टू नॉट लेट एनीवन ग्रो एज कंपटीशन इज कॉल्ड, प्राइसेस को कम रखें तो प्राइस स्कीमिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। 68, प्री इम्प्टिव कर रहे हैं क्या, हाँ, तो 66 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, प्राइस इम्प्टी कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं, तो 66 का बी, स्कीमिंग में प्राइस बढ़ा देते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ट्रू, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ट्रू है, इवन कंजप्शन इज नॉन, नहीं ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है इकोनॉमिक डायमेंशंस, ओके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है प्रोडक्टिव। स्पेंड इनकम कंप्राइजेज, देखिए इनकम की बात कर रहा है, पैसे की बात करते हैं, 67 का जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए, कह रहा है कि इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक डायमेंशन, ये जो बात है वो सही बात है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो है ना वो लेना देना कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी होता है। 67, 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है कस्टमर, कस्टमर एक्सटर्नल के माइक्रो में आता है, 68 का सी। 69, विच इंडियाज लार्जेस्ट एसीजेड, लार्जेस्ट एसीजेड कहाँ है, तो लार्जेस्ट एसीजेड जो है 69 का जो है वो है मुंद्रा में, डी, 69 का डी। आगे देखिए 70, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिसी, किसमें आएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो 70 ये जो आएगा ये आएगा रेगुलेटरी, रेगुलेशन के लिए आता है, चेक करता है फॉरेन एक्सचेंज कैसे काम कर रहा है, तो रेगुलेटरी हो गया सेबी का।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन। फंडिंग इंस्टीट्यूशन नाबार्ड फंडिंग है सब कुछ, आरबीआई जो है वो फंडिंग नहीं है। रुकिए, फंडिंग इंस्टीट्यूट नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन 71, तो 71 का सी सही बात है, ये फंडिंग नहीं करता। आगे ये द मार्केटिंग स्पीक द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ गोन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड डिवाइडेड द कस्टमर इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन दियर, मतलब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जैसे जैसे लोग थे वैसे वैसे अपने मार्केट को, तो उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, और उसी प्रकार से गुड्स बना रहा है। 72 का एक 73 का देखिए, द मैक्सिमम नंबर पब्लिक कंपनी में कितनी हो सकती है, कोई कब इसमें इसका लिमिट है 73 का, 73 का जो है वो कोई लिमिट नहीं। व्हाट इज द सिंगल वर्ड दैट कैन बी बेस्ट टू डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस, कैसा है, प्रॉफिट मेकिंग, परसिस्टेंट, चेंज या टेक्नोलॉजी, किस चीज पे बेस्ड है आप खुद सोचिए। 74 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चेंज होती जा रही है। 75 हुआ द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विद बिल गेट, बिल गेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट को किसी ने फॉर्म किया था, तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पॉल एलेन। ब्रिक्स, ब्रिक्स किस 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 देश को जो है वो बताता है, BRICS किस चीज को स्टैंड करता है, बी से तो ब्राजील होता है, ठीक है, तो 76 का क्या हो जाएगा, 76 का सी, ब्राजील, रोमानिया नहीं आता, रसिया आता है, तो यहीं पे खत्म हो गई बात, ब्राजील और रसिया यहीं से देखें, ब्राजील रसिया और कहीं नहीं आ रहा था, तो खत्म हो गया सी। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेगुलेटरी बॉडी दैट फैसिलिटेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, IFCCI, नाबार्ड या फिर एग्जिम बैंक, कौन सा जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी में IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेट करता है, ठीक है, 77 का सी। आगे 78 when two or more companies come together to expand their business in a newly created identity, तो उसे क्या कहते हैं, दो कंपनी आई और नई कंपनी एकदम बन गई, दोनों मतलब एकदम नया, कोई भी किसी का पहचान नहीं बचा, तो 78 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा डी, मर्जर, उसे मर्जर करते हैं, दोनों मर्ज कर गए, एक्विजिशन में कि एक हायर कर लेता है दूसरे को और उसका पहचान एक का बचा रहता है। विद द टू शेयर होल्डर्स एंड टू डायरेक्टर्स विच कंपनी विल बी इनकॉर्पोरेटेड, दो होल्डर से जैसे प्राइवेट कंपनी बन सकता है ना, 79 का सी। आगे आइए 80 क्या बोल रहा है, सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पोंड टू द वेरियस क्या अपॉर्चुनिटीज, बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, एंड थ्रेड्स इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में यानी कि बाहर से हमें क्या क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स, ये सबको हम आइडेंटिफाई करते हैं, 80 का डी। 81 में आइए, 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अब भी जो है हाल ही में सब कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 81 का जो है वो हो जाएगा, फ्लिपकार्ट जो है नया आया है भाई, ये सारे पुराने हैं। 82 FDI foreign direct investment sector which required prior approval is identified as, जो प्रायर अप्रूवल उसको चाहिए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट रूट, जहाँ पे उसको प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है। 83 CCI कंपटीशन एक्ट वाला कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अ मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने मेंबर होते हैं अपॉइंट CCI में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है 6 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, सी से सेंट्रल, CCI की बात कर रहा है, एक चेयरमैन होता है उसका और 6 मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, ठीक है, 83 का बी। आइए 84 पुट ऑप्शन मींस द स्टॉक प्राइसेस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, इसे क्या कहते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, कॉल मनी, 84 का जो हो जाएगा 84 का सी, आउट ऑफ द मनी, स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है, आउट ऑफ द मनी। OPC इज कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 पर्सन कंपनी जो है वो किस में आता है, सोल प्रोप्राइटर में आ जाएगा ना, एक ही पर्सन है, 85 का बी। लेबर यूनियंस आर पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, 86 में जो है वो आ जाएगा सी, इंटरनल इन्वायरमेंट, लेबर यूनियन हमारा इंटरनल मामला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया टू हैव इक्विटी स्टेक इन फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट कोची इंडिया, विच इज द कंपनी इन इंडिया टू हैव इक्विटी स्टेक इन फर्स्ट ग्रीन फील्ड, जिसमें फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कोची वाले में इसका इक्विटी है, वो कौन सी कंपनी है, तो वो कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे 88 एक्सचेंज रेट वीकनिंग, वीकेनिंग इज बेनिफिशियल फॉर, किसके लिए बेनिफिशियल है, वाइल स्ट्रेंथेनिंग इज बेनिफिशियल फॉर, किसके लिए, कह रहा है कि एक्सचेंज रेट को अगर हम कम कर देते हैं तो इससे किससे फायदा होगा, तो 88 का जो आंसर होगा वो होगा डी, एक्सपोर्ट करने वाले के लिए बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि भाई
मैं इजीली जो है एक्सचेंज कर पाऊंगा किसी सामान को, तो जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे लिए फायदेमंद है। और वाइल स्ट्रेंथनिंग इज, लेकिन अगर उसको आप और स्ट्रेंथ दे दें तो वो जो है इंपोर्टर के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, ओहो क्या क्या हो रहा है। सेबी, सेबी का जो फंक्शन कौन सा है, क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिजिकल भी होगा उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, डी। तो 89 का डी, यही पूछ रहा था क्या, क्या पूछा है, ओहो। सेबी कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्शन फॉल्स अंडर इट्स विच फंक्शन, किस फंक्शन में ये फॉल करता है, कंडक्शन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये एग्जीक्यूशन में फॉल करेगा। ओ हो 89 का ये, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि बोला इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट ये सब कहाँ होता है, एग्जीक्यूशन में होता है। किसी भी लॉ को बना दिया, आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब आप तो एग्जीक्यूशन में आएगा 89 में। 90 में आते हैं, 89 का है 90। 90 का क्या बात है, अनपेड मीडिया, मीडिया कवरेज इज अचीव्ड थ्रू, मीडिया को पे नहीं किया यानी कि हमारा वो पब्लिसिटी है। ठीक है, 90 का बी। 91, we can get edible oils from the local shop in your locality, in our locality, हमें मिल जाता है edible oil through a big mall, मतलब बिग मॉल से भी हम ले लेते हैं और ऑनलाइन से भी ले लेते हैं और 10 मिनट डिलीवरी ऐप से भी ले लेते हैं। तो ये सब क्या बताता है, कौन सा जो है डोमेन्स ऑफ बीसीके बताता है कि भास्ट है, इक्लेक्टिक है, मल्टीफेसेटेड, कॉम्प्लेक्स है, क्या है ये। हम सब कुछ जो है वो घर बैठे मिल जा रहा है, इसे यहाँ से भी वहां से भी जहाँ से ले चाह रहे हैं। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा बी, ये जो है ये बहुत भास्ट है, बहुत भास्ट है, इसलिए कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। द वांट्स एंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर फॉल अंडर विच, किसमें फॉल करता है, वांट्स और नीड्स दोनों, तो दोनों जो है वो फॉल करेगा आपका एक्सपेक्टेशन में। ठीक है, वांट्स एंड नीड्स दोनों जो है फॉल करते हैं एक्सपेक्टेशन में, यानी इवेंट्स ट्रेंड्स, और दोनों जो है वांट और नीड्स में आ गए, वांट्स नीड्स यानी इवेंट्स ट्रेंड्स और एक्सपेक्टेशन में वो फॉल करते हैं। ठीक है, 92 का सी। अब आइए 93, विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ थ्री व्हीलर्स इन इंडिया, थ्री व्हीलर जो है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा है। तो 93 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बजाज, सबसे ज्यादा। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट, बिल्कुल। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ओहो नहीं नहीं नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर, हाँ पब्लिक सेक्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओपनिंग दो एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर विच आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट, तो डी जो है वो सही आंसर होगा 94 का डी। 95, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनिटरी पॉलिसी, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी या आईडीबीआई, कौन रिस्पॉन्सिबल है क्रेडिट और मॉनिटरी पॉलिसी के लिए। तो 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई, आरबीआई जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रेडिट और मॉनिटरी पॉलिसी के लिए। देखिए, बाइंग सिल्वर इन मुंबई टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंस इन असम, ये किसका एग्जांपल है, एक जगह पे जो है आप खरीदे सिल्वर मुंबई में, यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल गया प्राइस का, और असम में खरीदते तो कुछ और लगता, तो दोनों का जो है ये किस चीज का एग्जांपल है। तो आपका जो है 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आर्बिट्रेज। क्यों, क्योंकि परचेज कर रहे हैं सिल्वर मुंबई से एंड टेक द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंट, तो इसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज। परचेज एंड सेल सिमल्टेनियसली, उसको क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज। कि यहाँ से आप परचेज किए और आगे जाकर आप सेल करने वाले हैं असम में दूसरे प्राइस पे, तो क्या हो गया, आर्बिट्रेज। एचयूएफ कैन नॉट कंप्राइज मेंबर ऑफ मुस्लिम, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसका नाम ही है, तो मुस्लिम नहीं उसमें आते हैं। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो, विप्रो का बताइए कौन सा जो है वो चेयरमैन है। तो 98, तो 98 का क्या हो जाएगा बी, रिसाद प्रेम जी, आर से री रो, री रो, विप्रो, री रो ऐसा। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या है ये, किस किस चीजों से बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई का, उसमें कितने कितने मेंबर्स होते हैं। तो 99 का जो आंसर होगा वो होगा ए, एक पर्सन होता है, उसमें 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं। अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड, यानी कि सिंडिकेटेड लोन की बात कर रहा है, जब लार्ज लोन जो कोई है ग्रुप ऑफ पर्संस या ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स लेते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंडिकेटेड लोन। 100 का डी। चलिए 200 एमसीक्यू आप देख चुके हैं, और हाँ 2 घंटे में मैं 400 एमसीक्यू कराऊंगा, यानी कि एक फास्ट स्पीड में। ठीक है, आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा जो है वो ट्रू है। तो क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंश्योर्स दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल, सारे प्रॉब्लम्स टैकल हो जाएंगे, क्या है, सही बात है। देखिए सारे प्रॉब्लम तो टैकल होने वाले नहीं, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी
अप्रोप्रिएटली टैकल, हाँ ये बात तो सही है कि सारे प्रॉब्लम जो है टैकल नहीं किए जाएंगे। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डज नॉट इनेबल, ये तो गलत बात है, कह रहा है कि स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा इकोनॉमिक से, ये तो गलत बात है। तो बी जो था वो सही था कि सारे प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करेगा लेकिन कुछ प्रॉब्लम को हैंडल कर देगा, तो वन का बी। टू का आइए, बिजनेस इकोनॉमिक क्या है, साइंस है आर्ट है दोनों है, ये लीजिए सी, दूसरा का सी। तीसरा, रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस, कब तक एक रेशनल आदमी एक्ट नहीं करता, तब तक वो एक्ट नहीं करता जब तक जो काम हो रहा है उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मिल रहा है वो कॉस्ट से एक्सीड ना कर जाए, मार्जिनल बेनिफिट्स दैट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट, तब तक वो जो है वो कुछ भी जो है एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो थ्री का क्या हो जाएगा, सी। फोर का आइए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, तो फोर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि जो कि चला गया है हमारे पास से, दैट विच वी फोरगो और गिव अप व्हेन वी मेक चॉइस और डिसीजन, जो कि छूट गया हमारा, जाना चाहिए, फोरगोन कॉस्ट। फाइव, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम इज, क्या रेगुलेटरी, तो कंपटीशन, सेल्फ इंटरेस्ट तुम करते नहीं, तो फाइव का सी। आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट फॉलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इंडिया नहीं शायद फॉलो करता है कैपिटलिस्ट, प्राइवेट नहीं है, सिक्स का डी। द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी, उसे क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, क्या पूछा क्वेश्चन, द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इक्वल टू हिज, किसके अनुसार वो देता है प्राइस, तो सेवन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूटिलिटी के अनुसार, तो बी, जितना उसको एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है तो उसके अनुसार वो पैसे देगा, मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी जितना आप खाते जाएंगे एक्स्ट्रा यूनिट, तो आपका जो यूटिलिटी कम होता जाएगा, तो एट का जो आंसर हो जाएगा एट का हो जाएगा डी। फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तो वो तो बहुत सेटिस्फैक्शन देगा, लेकिन उसके बाद जो है वो डिक्रीज कर जाता है, तो पहली बात जो है वो आपको लिखना बहुत जरूरी है कि पहली बार जब आप खाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में अगर दो बातें लिख दे कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिजेज ओवर टाइम, और ये तो बात की बात कहा कि हाँ मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम कर लेंगे उसके बाद जो है डिमिनिज हो जाएगा, और पहले की भी बात कहा था, यानी कि पहले की बात आपको टिक मारनी चाहिए कि पहला जो है सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। बायर्स इन द मार्केट, कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट, तीनों बायर्स हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, नाइन का डी। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फैक्ट दैट अदर्स आर आल्सो कंज्यूमिंग द सेम, मतलब सामने वाला भी यही कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो हम भी उसी को कंज्यूम करें भाई। तो ऐसा जब होता है कि एक जो है दूसरे को देखकर जो है रंग बदलने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, टेन, टेन का बी, ब्रांड वैगन, बैंड वैगन के सामने वाला जो है वो चीज कर रहा है, मुझे भी वो चीज चाहिए। अराइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस घट जाएगा, टेन का ए। इलेवन का ए। ट्वेल्थ में आइए, ऑल डिजायर टेस्ट एंड मोड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड, उसे क्या कहता है, विलिंगनेस, डिमांड, वांट्स, क्या कहेंगे, पूरा डिजायर टेस्ट ये सारी जो चीजें हैं उसे क्या कहेंगे, तो ट्वेल्थ का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, इसे वांट्स कहते हैं। मैच द फॉलोइंग टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्या होता है, कैसा होगा, एल सब इंडिफरेंस, लीनियर इंडिफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, किसी एक को भी जब आप मैच कर देंगे ना तो वो हो जाएगा, यानी कि सी का फोर पहले देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। तो जब आप मैच करेंगे तो सी वाला जो ऑप्शन है किधर गया, सी, सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि 1 3 4 4 2, ठीक है, सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मैच कीजिएगा ध्यान से, इसको देख देख कर तो पता चलेगा, किसी दो को आप मैच कीजिएगा तो खत्म है। 14 में आइए, इन द कॉब डॉगलस, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये जो है आपका मटेरियल का ही है, जिसमें कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, टू कम्प्लीमेंट्री गुड्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, लीनियर इंडिफरेंस कर्व, एल शेप्ड होते हैं, क्या होते हैं, टू परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री और टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जो टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है मतलब हायर जो है आईसी कर्व्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो ऐसे कर देंगे तो आपका बन जाएगा, कहानी खत्म है। आगे मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, किधर गया, हाँ सब्स्टिट्यूट है, और कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा 15 का, तो 15 का जो सही होगा वो होगा बी, जिसमें ए का जो है वो 2 से मैच किया और बी का जो है वो 4 से मैच किया, बाकी में ये सब नहीं हो रहा था तो छोड़िए दीजिए। रिटर्न्स टू ए फैक्टर रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ चेंजेज इन, किस चीज में चेंज होता है रिटर्न्स टू ए फैक्टर में, तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा आपका
वन फैक्टर ओनली, रिटर्न टू ए फैक्टर की बात करें, यानी वन फैक्टर सारे वेरिएबल होते हैं, यानी कि लॉन्ग रन की बात कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नॉट इन यू शेप्ड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी यू शेप नहीं होता, कभी नहीं होता, ठीक है। 17 का सी। 18 में ये गिवन टोटल कॉस्ट इतना है, ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है, हाउ मच टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट 2000, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब आप इसको जो है क्यू को हटा देंगे और सामने में से प्लस माइनस करेंगे तो पड़ेगा 2000, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हाउ मच इज टीएफसी एट क्यू 2000, तो 2000 क्यू पे जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा आप चेंजेस लाएंगे इसमें तो पता चलेगा आपको कि वो भी 2000 ही था। तो 18 का जो है वो 18 का ए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अ पॉइंट ऑफ किंग की डिमांड कर्व इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है किंग की डिमांड कर्व, रिजिडिटी ही प्रोवाइड दिखाता है ना 19 को, तो 19 का क्या हो जाएगा ए। ओहो, दोनों बताता है, ये भी बताता है ये भी बताता है, दोनों नीचे ऑप्शन में बोला है कि कौन सा जो है कॉम्बिनेशन कर दिया कि 1 2 करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो 19 का जो है वो करेक्ट है ए, जिसमें कि 1 और 2 दोनों सही है। प्राइस रिजिडिटी क्वांटिटी रिजिडिटी यही तो बताता है किंग डिमांड का। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तब टीआर इंक्रीज कर रहा है तब क्या होता है, स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा है, तो 20 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव होता है उस टाइम पे। वैल्यू इन एक्सचेंज, उसको और भी नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है वैल्यू इन एक्सचेंज को, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इकोनॉमिक वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द टर्म मार्केट इज इनकरेक्ट, करके मार्केट का कौन सा फीचर गलत दिया गया है। मार्केट नीड नॉट टू बी फॉर्मल, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, अच्छा हाँ सही है। मार्केट नीड नॉट टू बी हेल्ड इन अ पार्टिकुलर प्लेस, बिल्कुल मार्केट मस्ट बी फॉर्मल, नहीं फॉर्मल ही हो कोई जरूरी नहीं है, तो डी 22 का डी ये गलत है। 23 if a firm's total revenue is not enough, total revenue is not enough good even then it is, कब जो है आप बंद कर देते हैं बिजनेस को, जब आपका टोटल रेवेन्यू से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मीट नहीं कर पाता। तो द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मॉडल यूज एक्सप्लेनिंग, किस चीज को एक्सप्लेन करता है, कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर बिहेवियर को ना। स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किस चीज को बताता है, तो 24 का बी मार्केट को दिखाएगा ना, कंज्यूमर को थोड़ी दिखाएगा, दोनों दोनों की बात कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे डिमांड की बात करता तो आ जाता कंज्यूमर, लेकिन सप्लाई की भी बात कर रहा है, यानी ओवरऑल की बात कर रहा है, मार्केट की बात कर रहा है। 24 का बी। 25 मोनोपोलीज मार्केट इन लॉन्ग रन, प्रॉफिट ही प्रॉफिट करता है भाई, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। मोनोपोली मार्केट इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में मोनोपोली मार्केट कैसा होता है, तो 25 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, की प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड where long run marginal cost is equal to marginal revenue and price is not below the long run average cost। क्या बोला कि कब होगा मोनोपोली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम तभी होगा जब मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा हो इज इक्वल टू हो मार्जिनल रेवेन्यू का, ठीक है, और प्राइस जो है वो बिलो नहीं हो। आगे आइए, ये बात तो सही है कि मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों कट करते तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, लेकिन प्राइस भी नीचे नहीं होनी चाहिए, प्राइस अगर नीचे हो जाएगा तो घाटा हो जाएगा ना, लॉन्ग रन में हमेशा इसको प्रॉफिट होता है, हमें पता है। 26 का ये इफ अ फर्म सेल्स इट्स आउटपुट ऑन मार्केट दैट इज कैटेगराइज्ड बाय फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स, इसे कैसा मार्केट को कहते हैं, बहुत से कम सेलर्स हैं, फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स एंड लिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्सेज मोबिलिटी, तब फर्म कैसा होता है, तब फर्म जो आपका होता है वो होता है मोनोपोलिस्ट, तो होता नहीं है, ओलिगोपोलिस्ट। 26 का बी विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हैमगर शर्ट ऑटोमोबाइल, सारे के सारे अलग अलग है, तो 27 का डी। देखिए रिपीट हो जा रहा है कभी कभी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, इनपुट डिमांड डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, तो 28 का जो होगा आपका आंसर हो जाएगा सी, इनपुट प्राइस भी नीचे चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा किसी चीज का डिमांड ही नहीं है, हमारा जो डिमांड हम कर रहे हैं, डिमांड कोई मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ यूनिट्स का, उसका डिमांड डिक्रीज हो गया है, तो हमको जो है वो इनपुट का प्राइसेस भी डाउन करना पड़ा, ठीक है। डिफरेंट बिजनेस साइकिल डिफर इन ड्यूरेशन इंटेंसिटी, अलग अलग ही होता है डिफरेंट बिजनेस साइकिल हर जगह, तो 29 का ए। 30 में देखिए इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द शॉर्ट रन इज डायरेक्टेड influencing the interest rate, क्या बोला कि in order to influence spending on the goods and services in the short run is directed क्या है, डायरेक्टेड एट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट, इसे क्या करते हैं, देखिए स्पेंडिंग की बात करें, खर्चे की बात करें, तो इसे कौन सी पॉलिसी के अंदर ये खर्चा जो है वो आता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा जो होता है किस
पॉलिसी के अंदर में आता है। तो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर आता है। 30 का मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर आता है क्या, स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फिजिकल पॉलिसी के अंदर आता है। सॉरी, खर्चे की बात कर रहा है वो, क्रेडिट ये सब करता है ना, तो उसे करते हैं हम क्या, उसे कहते हैं कि जो है वो मॉनिटरी है, ये फिजिकल पॉलिसी है। इट इज कंसर्न विद द वेलफेयर प्रोपोजिशन, किससे कंसर्न है, वेलफेयर प्रोपोजिशन से। तो इसको बताइए कौन सा, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव या दोनों। तो 31 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मतलब फ्यूचरिस्टिक, वेलफेयर। द ग्रेटर द इनइक्वालिटीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम्स, क्या होना चाहिए, सब अलग ही होनी चाहिए, सब कुछ डिफर, क्या हो रहा है, द ग्रेटर द इनइक्वालिटीज, ज्यादा इनइक्वालिटीज किया है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम, मनी इनकम में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या द ग्रेटर इन द इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आउटपुट, क्या यहाँ पे ग्रेटर ही होगा इनइक्वालिटीज। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, ग्रेटर ही होगा। ज्यादा इनइक्वालिटीज मनी में किए हैं आप, तो ज्यादा जो है वो आपका आउटपुट में भी होगा। आगे आइए, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक इफ एंड ओनली बिटवीन टू बंडल द कंज्यूमर प्रीफर्स मोर ऑफ द वन, किसी एक को ज्यादा प्रीफर करता है तभी तो ऐसा होता है ना, मोनोटोनिक। तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का जो है ऑप्शन आ जाएगा, देखते हैं आगे भी क्या है, मोर ऑफ वन एटलीस्ट ऑफ द वन एंड नॉट लेस ऑफ द अदर, डी। ये देखिए दोनों बात सेम ही है लगभग, देखिए क्या है, लेस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड, एक को तो कम, लेकिन दूसरे में हम पढ़ रहे हैं कि उसको एक्सप्लेन कर दिया कि मोर ऑफ एटलीस्ट वन, एक को तो ज्यादा करेंगे, एंड नो लेस ऑफ द अदर, अदर से कम नहीं करेंगे, तो उसे कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। समझ गए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड विद, एमआरएस किसके से एसोसिएटेड है, मतलब कौन बोले हैं इस चीज को,